साल 1969 इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये पल ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत थी या फिर एक अजीब सी मिस्ट्री की शुरुआत। अपोलो 11 की कामयाबी के बाद नासा जैसे चांद को भूल ही गया। आधी सदी गुजर गई, टेक्नोलॉजी में हम 10 गुना ज्यादा एडवांस हो गए, लेकिन फिर भी नासा ने इंसानों को चांद पर दोबारा नहीं भेजा। पर क्यों? क्या चांद की सतह पर कुछ ऐसा छुपा है जिसने पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी को भी डरा कर रख दिया? क्या वास्तव में वहाँ पर कोई है जो हमें देख रहा है? क्या चांद सिर्फ एक खामोश पत्थर का गोला है या फिर एक ऐसी पहेली जिसका जवाब जानने की हिम्मत किसी में नहीं? क्या अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स ने कुछ ऐसा देख लिया जो शायद उन्हें नहीं देखना चाहिए था? सीक्रेट कॉन्वर्सेशन, गायब हुए टेप्स और मून के गड्ढों में छुपी वो मिस्टीरियस शैडोज। गाइस, आज की ये वीडियो ना सिर्फ मून के सारी उन सीक्रेट मिस्ट्रीज को खोलकर रख देगी, बल्कि आज आपको ये भी समझ में आएगा कि आखिर मून को लेकर हर एक नया सवाल एक नई पहेली क्यों बन जाता है और क्यों हर बार सच सामने आने से पहले अंधेरे में खो जाता है। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो में आप कुछ ऐसी सीक्रेट्स जानने वाले हैं जिसके बारे में शायद नासा ये मानता है कि उसे हम इंसानों को कभी भी नहीं जानने चाहिए थे। तो गाइस, तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी सिर्फ चांद की ही नहीं बल्कि हमारी हकीकत को भी हिला देने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट सेकंड तक जरूर देखिएगा। 20 जुलाई 1969 पूरी दुनिया की सांसें थमी थीं। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर कदम रखा और कहा कि ये मानवता की एक विशाल छलांग है। लेकिन क्या वो छलांग सिर्फ जीत की ही थी या फिर एक अनजाने डर की शुरुआत, या फिर एक ऐसी सच्चाई की जिसे दुनिया से छिपाने की कीमत हमें आज तक चुकानी पड़ रही है? एक्चुअली गाइस, जब आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन मून की सतह पर चल रहे थे तो मिशन कंट्रोल रूम में अचानक से हलचल मच गई। लाइव टेलीकास्ट में अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ सेकंड्स के लिए कम्युनिकेशन टूटा और उसके बाद लोगों को जो सुनाई दिया ना भाई, लिटरली उसने सभी लोगों को हिलाकर रख दिया। ऐसा लगा जैसे उनकी आवाज में कोई हैरानी नहीं बल्कि एक गहरा डर भी था। इंटरेस्टिंगली सिर्फ इतनी सी ही लाइन लोगों के सामने आने के तुरंत बाद उस टेलीकास्ट को तुरंत ही बंद कर दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच चाहे कितना भी पीछे छुप जाए, एक ना एक दिन वो सबके सामने आकर ही रहता है। असल में गाइस, भले ही नासा ने उस टेलीकास्ट को बंद कर दिया हो, लेकिन कुछ रेडियो ऑपरेटर्स ने उस सीक्रेट कॉन्वर्सेशन को अपने स्टेशन पर कैप्चर कर लिया, जिसे ऑफिशियली बाद में डेली स्टार ने अपने एक आर्टिकल में भी पब्लिश किया, जिसके अकॉर्डिंग आर्मस्ट्रांग और बज घबराई हुई आवाज में बेस से ये बोल रहे थे कि वो एक लाइन में खड़े होकर हमें चुपचाप देख रहे हैं। उनकी टेक्नोलॉजी को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो काफी लंबे समय से यहाँ पर मौजूद हैं। उनके यहाँ पर हमें बेस और स्पेसशिप भी दिखाई दे रहे हैं। बट प्रैक्टिकली वो था क्या वो एक एलियन स्पेसशिप थी या प्राचीन सभ्यता की कुछ अवशेष, या फिर कुछ ऐसा जिसे इंसानी दिमाग कभी समझ ही नहीं पाता? इंटरेस्टिंगली इस इंसिडेंट के बाद बज ने एक इंटरव्यू में ये चीज भी एक्सेप्ट करी कि चांद की सतह के पास जब वो पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी चमकती हुई चीज दिखाई दी जो कि प्रैक्टिकली उनके मॉड्यूल का काफी लंबे समय तक पीछा भी कर रही थी। बट आगे चलकर नासा ने इसे सिरे से नकार दिया और नासा ने ये बोला कि वो सिर्फ रॉकेट का ही एक टुकड़ा हो सकता है। लेकिन अगर ये इतना ही साधारण था तो उस चमकती हुई लाइट की तस्वीरें जो कि इन्वेस्टिगेटर्स ने रिलीज की थी, उन्हें नासा ने क्यों नजरअंदाज किया? पर अगर ये सारी ही चीजें इतनी ज्यादा सिंपल थी तो उस समय प्रैक्टिकली नासा ने उस लाइव टेलीकास्ट को काटा ही क्यों था? वेल, इसका जवाब हमें मिला साल 1979 में। असल में साल 1979 में नासा कम्युनिकेशन सिस्टम के एक्स चीफ मॉरिस कैटलेंग ने कथित तौर पर इस बात को एक्सेप्ट किया कि यस, अपोलो 11 की क्रू ने मून के सरफेस पर 2 अनआइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखा था और नासा ने इंटेंशनली इस पूरे ही सिनेरियो को सेंसर कर दिया था। और यही वो पल था जब दुनिया ने पहली बार सोचना शुरू किया कि शायद चांद वो नहीं है जो हमें हमारी स्कूल्स की बुक्स में पढ़ाया जाता है। अब देखो गाइस, जब ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो नासा के ऊपर इन सारी ही थ्योरीज को गलत प्रूफ करने का प्रेशर भी बढ़ने लगा, जिसके चलते हुए लोगों ने नासा से SSTV का रिकॉर्ड मांगा। असल में देखो गाइस, जैसे प्लेन में सारे ही डेटा को ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक उसी तरीके से नासा का जो भी मिशन होता है उसमें भी एक पर्टिकुलर डिवाइस
डिवाइस को लगाया जाता है जो कि सारे ही विजुअल्स और ऑडियोज को रिकॉर्ड करती है। बट इंटरेस्टिंगली जब वीडियो देने की बारी आई तो नासा ने पब्लिकली आकर ये बोला कि जो वीडियो क्लिप हमने मून पर रिकॉर्ड की थी वो और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हमारे बेस से चोरी हो चुके हैं। आई मीन सीरियसली, $355 मिलियन का इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा मिशन और उसकी वीडियो क्लिप्स ही चोरी हो गई। चलो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन फिर ऑडियो टेप्स का क्या हुआ? इंटरेस्टिंगली जब नासा से ऑडियो टेप्स की बात की गई तो नासा ने ऑफिशियली ये बोला कि उन टेप्स को हमने रीयूज कर लिया है, यानी कि उन टेप्स में उन डेटा को रिमूव करके हमने हमारे दूसरे मिशन की कॉन्वर्सेशंस को उनके ऊपर स्टोर कर दिया है। और ये जवाब सुनकर दुनिया हैरान थी कि क्या इतना बड़ा मिशन और उसका डेटा इतनी आसानी से मिट सकता था, जिससे अगेन पूरी दुनिया में ये बात बहुत ज्यादा गर्मा गई कि क्या वास्तव में नासा हमसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। क्या नासा का ये दावा सिर्फ बहाना था ताकि वो उस सच को दबा सके जो अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स ने देखा था? वेल, इस रात से पर्दा उठाने में मदद की यूएसएसआर के साइंटिस्ट ने, जिन्होंने अपनी मून साइटिंग की फाइल UFO 50 में उन सारे ही एविडेंसेस को कलेक्ट करके ये कंक्लूजन निकाला कि यस, अपोलो 11 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने प्रैक्टिकली वहां पर कुछ तो ऐसा देखा था जो उन्हें वहां पर नहीं देखना चाहिए था। और शायद यही वो सबसे बड़ा कारण भी है कि नासा ने चांद पर दोबारा जाने की हिम्मत कई दशकों तक नहीं दिखाई। वैसे इस वीडियो से रिलेटेड सारी ही फाइल्स और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उन्हें भी आराम से पढ़ सकते हैं। चांद का एक हिस्सा हमेशा ही हमारी नजरों से छिपा रहता है, जिसे लोग मिस्टीरियस डार्क साइड ऑफ मून भी कहते हैं। पर क्या वास्तव में वहां पर कोई ऐसा है जो ये नहीं चाहता है कि हम उस एरिया के पास भी जाएं? या फिर क्या वो हिस्सा एक ऐसी सच्चाई को छिपाए हुए था जो हमारी पूरी सभ्यता की कहानी बदल सकती थी? असल में अपोलो 11 मिशन ने पूरी दुनिया को एक और अजीब सा प्रिंसिपल भी दिया, जो ये कहता था कि चांद की फार साइड यानी कि डार्क साइड पर मौजूद है एक एलियन सिविलाइजेशन का बेस। UFO इन्वेस्टिगेटर्स का ये दावा है कि मून के इस हिस्से में एंशिएंट संरचनाएं, जायंट स्पेसक्राफ्ट और शायद पूरा एक बेस भी मौजूद हो सकता है जो लाखों सालों से वहीं पर ही मौजूद हो। और अगर ये सच है तो सवाल ये है कि क्या हम इंसान उस बेस के लिए सिर्फ मेहमान हैं या फिर एक खतरा? साल 1959 लूना 3 ने सबसे पहली बार मून की डार्क साइड की इमेजेस को भेजा, जिसके बाद 1968 में अपोलो 8 के एस्ट्रोनॉट्स ने इसे अपनी आंखों से भी देखा। इसके बाद ऑफिशियली रिकॉर्ड में ये बोला गया कि यहाँ पर सिर्फ गड्ढे और ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। लेकिन क्या ये सच पूरा था? शायद नहीं, क्योंकि कुछ लीक डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि अपोलो 8 के क्रू ने मिशन कंट्रोल को कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया था जो कि नॉर्मल क्रेटर से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। असल में अपोलो 15 की कुछ फोटोग्राफ से सीक्रेटली लीक हुई, जिसमें हमें मून की इस साइड में अजीब सी जायंट मीनार जैसी शेप देखने को मिल रही है, जिसे UFO इन्वेस्टिगेटर्स ने द शॉर्ड नाम भी दिया है। फोटोग्राफ में ग्लोइंग पॉइंट्स, मिस्टीरियस शैडोज और बड़े बेस जैसे शेप के स्ट्रक्चर भी दिखाई देते हैं, जिस पर क्लैरिफिकेशन देते हुए नासा ने यह बोला है कि भाई ये सिर्फ हमारा एक वहम है और ये सिर्फ लाइट और शैडो का खेल है। लेकिन अगर ये सिर्फ शैडोज का ही खेल था तो फिर क्यों कुछ साइंटिस्ट ने यह दावा किया कि इन फोटोग्राफ्स में मैथमेटिकली परफेक्ट ज्योमेट्री पैटर्न्स दिखाई दिए जो कि नेचुरली नहीं बन सकते थे? बट वेट, क्योंकि ये कहानी यहीं पर ही नहीं रुकी। एक्चुअली में एक नेवी सीक्रेट ऑफिसर मिल्टन कूपर ने अचानक से दुनिया के सामने आकर यह दावा किया कि US गवर्नमेंट को चांद पर एक एलियन बेस के बारे में पहले से ही पता है, जिसे उन लोगों ने नाम दे रखा है ल्यूना कोड। और ये वही बेस है जिससे अपोलो एस्ट्रोनॉट्स को चेतावनी मिली थी कि उन्हें वहां पर वापस नहीं लौट कर आना है। और हैरानी की बात यह है कि मिल्टन कूपर ने यह भी दावा किया कि इस बेस की जानकारी सिर्फ नासा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को भी इसके बारे में पता है। और देखो, इसी स्टेटमेंट को और ज्यादा ऑथेंटिक प्रूफ करता है खुद नासा की स्पेस टाइमलाइन। असल में साल 1972 में अपोलो 17 के बाद नासा ने अचानक से चांद पर ह्यूमंस को भेजना ही टोटल बंद कर दिया, जिसकी वजह बताई गई हाई बजट। लेकिन क्या वास्तव में इसके पीछे की असली वजह सिर्फ बजट ही थी, या पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी एक अनजाने खतरे से डर रही थी, या शायद एक ऐसी डील का हिस्सा थी जिसके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं गया? एक्चुअली गाइज, आज से कुछ समय पहले नासा ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया था कि वो अपने मिशन आर्टेमिस के तहत इंसानों को दोबारा से चांद की सतह पर उतारेगा। बट इंटरेस्टिंगली रिसेंट टाइम में नासा की हर एक हरकत हमें ये दिखा रही है कि नासा इस मिशन के ऑब्जेक्टिव में बात कुछ और कर रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिकली कर कुछ और ही रहा है। और ये सवाल उठता है कि क्या नासा वाकई में चांद की सतह को एक्सप्लोर करना चाहता है, या फिर वो सिर्फ उन पुराने रहस्यों को कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है जो कि अपोलो मिशन में उजागर हुए थे। असल में गाइस, शुरुआती
शुरुआती दौर में इस मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव पूरी दुनिया को बताया गया था वो ये था कि भाई जब ये एस्ट्रोनॉट चांद पर पहुंचेंगे तो ये चांद पर मौजूद आइस क्रिस्टल को इन्वेस्टिगेट करेंगे। बट इंटरेस्टिंगली आर्टेमिस 3 मिशन चांद के साउथ पोल के पास एक ऐसी जगह पर उतर रहा है जहां पर ऑलरेडी ये बात प्रूफ हो चुकी है कि वहां पर आइस क्रिस्टल ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में मौजूद है ही नहीं। और अगर पानी की खोज मकसद नहीं है तो फिर नासा उस खास जगह को ही टारगेट क्यों कर रहा है जहां पर अपोलो मिशन के दौरान कुछ अजीब सिग्नल्स डिटेक्ट हुए थे। इसके साथ ही इस मिशन की प्लानिंग भी काफी ज्यादा अजीब है। देखो, इस मिशन में मौजूद 4 एस्ट्रोनॉट्स में से सिर्फ 2 ही एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर उतरेंगे और इस बार इन्हें 6 से 7 दिन के लिए सिर्फ कुछ सिलेक्टेड एरिया में ही सिलेक्टेड टाइम पीरियड तक चीजों को इन्वेस्टिगेट करने की फ्रीडम होगी। एंड इवन ये एस्ट्रोनॉट चांद पर ज्यादा दूरी तक ट्रेवल ना कर पाए, इसलिए इस मिशन में अपोलो मिशन के जैसे रोवर व्हीकल भी प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, जो साफ इशारा करता है कि नासा इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। शायद इसलिए भी क्योंकि वो जानता है कि चांद पर कुछ ऐसा मौजूद है जो कि अनकंट्रोल एक्सप्लोरेशन को और ज्यादा खतरनाक बना सकता है, जिसके चलते हुए दुनिया की एक बड़ी लॉबी अब ये बोल रही है कि भाई प्रैक्टिकली नासा चांद पर दोबारा से किसी भी आइस क्रिस्टल या फिर बड़ी चीज को इन्वेस्टिगेट करने नहीं, बल्कि वो उन फैक्ट्स को रीचेक करने जा रहा है जो कि अपोलो 11 के समय पर उनके सामने आए थे, यानी कि वहां पर मौजूद एलियन बेस की इन्वेस्टिगेशन। और अगर ये सच है तो क्या आर्टेमिस मिशन हमारी सभ्यता के लिए एक नई शुरुआत होगा या फिर एक ऐसी गलती जिसका खामियाजा हमें सालों साल भुगतना होगा। देखो गाइज, मून सिर्फ एक खूबसूरत चीज ही नहीं बल्कि वो शायद एक ऐसी मिस्ट्री है जो हम इंसानों के लिए कभी बनी ही नहीं है, क्योंकि अपोलो मिशन में टोटल 12 एस्ट्रोनॉट मून पर गए थे, जिसमें से बहुत ने दुनिया के सामने आकर बहुत अजीब व्यवहार दिखाए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि दुनिया के सबसे फेमस एस्ट्रोनॉट थे, मिशन के बाद वो गुमसुम रहने लगे, वो मीडिया से दूर रहने लगे और यहाँ तक कि उन्होंने इंटरव्यू में बहुत सी ऐसी चीजें भी बोली जो लोगों को एक ही झटके में ये समझ में आ गई कि भाई ये तो सरासर झूठ है। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कुछ करीबी दोस्तों को ये बताया था कि चांद पर जो कुछ भी उन्हें दिखा है वो उनके दिमाग से कभी बाहर ही नहीं निकल पा रहा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर आप इस टॉपिक पर थोड़ी सी भी रिसर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि चांद की सतह पर जिन जिन एस्ट्रोनॉट्स ने अपने कदम को रखा है उनका नेचर या बिहेवियर ड्रास्टिकली आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा अजीब और चेंज हुआ है। जैसे देखो, एग्जांपल के लिए बहुत से लोगों को ड्रीम्स में एलियन दिखाई दिए, बहुत से लोगों ने ये कहा कि वहां पर मौजूद बड़े बड़े क्रेटर सालों तक उन्हें सोने नहीं देते। एंड इवन कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने तो प्राइवेटली ये भी कहा है कि चांद की सतह पर खड़ा होने का उनका एक्सपीरियंस ऐसा था कि मानो उन्हें कोई दूर से लगातार घूर रहा हो। एंड इवन बहुत से एस्ट्रोनॉट्स ने तो ये भी क्लेम किया है कि जब वो रात में सोने जाते हैं तो उन्हें अपने सपने में हर रोज एक सी ही अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसको क्लैरिफाई करते हुए नासा ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दिया है कि चांद की मिट्टी रोगोलिथ में एक अजीब सा कंपाउंड मौजूद है जो कि इंसानी दिमाग पर असर डालता है। लेकिन सवाल तो ये है कि अगर ये कंपाउंड इतना ज्यादा खतरनाक है तो फिर आखिर नासा इसे पब्लिकली स्टडी क्यों नहीं करता। एंड इवन अपोलो के सैंपल्स में भी कुछ अजीब केमिकल कंपाउंड्स पाए गए थे जिनका जिक्र नासा ने कभी ऑफिशियली किया ही नहीं। और कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का ये दावा है कि इन सैंपल्स में ऐसे एलिमेंट्स भी थे जो अर्थ पर कभी भी नहीं पाए जाते। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि सच में चांद की मिट्टी में ही एक ऐसा कंपाउंड मौजूद है जो इंसानी दिमाग को भ्रम में डाल देता है, या फिर ये सब नासा का कवरअप है बातों को छिपाने के लिए, या शायद एक ऐसी साजिश का हिस्सा जिसका मकसद हमें चांद की सच्चाई से दूर रखना है। वेल गाइस, आर्टेमिस मिशन की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। साल 2026 में जब इंसान फिर से चांद पर कदम रखेगा तो पूरी दुनिया की निगाहें इसी मिशन पर होंगी। लेकिन सवाल तो तब भी सबसे बड़ा यही है कि क्या इस बार भी टेलीकास्ट को बंद किया जाएगा? क्या इस बार भी नासा वही पुराना बहाना बनाएगा कि डेटा खो चुका है या फिर टेक्निकली खराबी आ गई है? क्या इस बार भी इस मिशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की चोरी होने या मिट जाने के दावे दुनिया से किए जाएंगे? या इस बार इस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स जो कुछ भी चांद पर देखेंगे उसे खुलकर पूरी दुनिया के सामने शेयर किया जाएगा? या फिर वो सच इतना खतरनाक होगा कि उसे दुनिया से फिर से छिपाना ही पड़ेगा? क्या वो हमें देख रहे हैं? क्या वो हमारा इंतजार कर रहे हैं? क्या वो दोबारा से चांद की सतह पर हमें कदम रखने भी देंगे, या हमें दोबारा से वही चेतावनी मिलेगी कि वापस मत आना? या शायद इस बार चेतावनी से आगे बढ़कर कुछ ऐसा भी किया जाएगा जिसकी कल्पना हम कभी भी नहीं कर सकते। वेल, आर्टेमिस मिशन या तो हमें इस चीज का जवाब देगा या शायद एक नई मिस्ट्री हमारे सामने छोड़ जाएगा। लेकिन एक बात पक्की है, चांद का वो रहस्य जो दशकों से छिपा है अब वो छिप नहीं पाएगा।
जब तक आप इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा कि जब जब आप ऊपर खुले आसमान में देखते हैं, शायद कोई और भी है जो उस वक्त आपको भी देख रहा होता है, और शायद वो सिर्फ देख ही नहीं रहा होता बल्कि वो हमारे हर एक कदम को जज कर रहा है। वेल गाइज, इस पूरे ही सिनेरियो पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो पसंद आई है तो भाई ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपने रिव्यूज को भी मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।